मेरा नाम सृष्टि है। हम लोग एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे और हम एक छोटे से गांव पीरुमदारा के रहने वाले थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती हूँ। मेरा कोई बहन भाई नहीं था। मेरी पढ़ाई लिखाई एक सरकारी स्कूल से हुई। हमारा गांव एक ऐसा गांव था जिसमें बाढ़ आने की बहुत संभावना रहती थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से कई सालों से गांव में कोई बाढ़ वगैरह नहीं आई थी। एक दिन मैं और मेरे माता पिता दोपहर का खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। मेरे पिताजी घर से बाहर निकलकर देखने गए तो पता चला कि रामनगरम का दाम फट गया, क्योंकि उस दौरान कई दिन से लगातार बारिश हो रही थी। पिताजी जल्दी से घर से भागते हुए आए और बोले, चलो जल्दी से। उन्होंने माँ और मेरा हाथ पकड़ा और वो हमें किसी ऐसी जगह ले जा रहे थे जहां पानी ना पहुंच सके। लेकिन जाते जाते ही हमारे सामने पानी की बड़ी लहर आ गई, तो हम दूसरी तरफ को भागने लगे और भागते भागते हम ऐसी जगह पर पहुंच ही गए जो ऊंची थी। वहां जाकर हम दिनों बैठ गए। हम लोग समझे कि शायद संकट टल गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हम बस कुछ समय ही वहां बैठे रहे और फिर वहां भी पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह कांप गई। पानी उस जगह भी आ गया और हमें अपने साथ बहाकर ले गया। हमने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। उस बार से हमारा पूरा गांव डूब गया और सब तबाह हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जब होश आया तो मैं एक बड़े से मैदान में पड़ी थी और मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था। मैं उठी और अपने माता पिताजी को ढूंढने लगी, पर मेरे पास दूर दूर तक कोई नहीं था। तो मैं माँ पिता को ढूंढने की राह में ऐसे चलती रही। मुझे नहीं पता था मैं किस जगह हूँ। शायद अपने गांव से काफी दूर हूँ, लेकिन मैं चलती रही और हार नहीं मानी। चलते चलते मैं थक गई और मुझे प्यास लगने लगी, पर मेरे पास पानी नहीं था। मैंने हिम्मत करी और दोबारा चलने लगी। कई घंटों चलने के बाद आखिरकार ऊपर वाले की कृपा से मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां काफी लोग थे। मैंने वहां जाकर एक दुकान से पानी मांगा। उन्होंने मुझे पानी के 20 रुपये बताए। जब मैंने उनसे कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे ऐसी पानी दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे पानी दे दिया। मैंने उन्हीं से पूछा कि ये कौन सी जगह है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं रामनगरम में हूँ। मैं चलते चलते रामनगरम पहुंची। हमारे गांव से रामनगरम करीब 8 किलोमीटर दूरी पर था। इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं पीरूमधारा गांव से आई हूँ और मैं अपने माँ और पिताजी को ढूंढ रही हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी काफी मदद की। मुझे खाने पीने के लिए भी खाना दिया। मैंने उनसे अपने गांव का रास्ता पूछा कि पीरूमधारा गांव किधर की तरफ है। उन्होंने मुझे बताया तो मैं उसी रास्ते पर चली गई। मैं चलते चलते रोड पर आ गई और अचानक मेरे सामने एक खाली बड़ी सी गाड़ी आ गई और मैं उससे टकराकर बहुत दूर जाकर गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब मुझे होश आया तो मैं एक बहुत बड़े कमरे में लेटी थी। मेरे हाथ पर ड्रिप चढ़ रही थी और मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। उस एक्सीडेंट से मुझे काफी चोट आई थी। मेरे पास एक आंटी बैठी थी। मैंने उनसे टूटे टूटे लफ्जों में पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उन्होंने बताया, बेटा आपको चोट लगी है और आप हॉस्पिटल में हैं। वो शायद वही थी जिनकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उनके पहनावे से वो बहुत अमीर दिख रही थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा आप बोलो नहीं, आराम करो। ये कहकर वो बाहर की ओर चली गई। उस टाइम मेरी उम्र 10 साल थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मुझे माता पिताजी की याद आ रही थी, तो मैं रोने लगी। और कुछ देर बाद जब वो मेरे कमरे में आई और मुझे रोता हुआ देखा तो मुझे बहुत प्यार करने लगी और मेरे बारे में सब कुछ जानकारी पूछने लगी। तो मैंने उन्हें सब बताया कि मेरा नाम सृष्टि है और मैं पीरूमधारा गांव की रहने वाली हूँ, और भी सब बातें बताई। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ आपके साथ, आप परेशान नहीं हो। मैं अस्पताल में 3 दिन रही। उन 3 दिन से वो मेरे पास से हिली तक नहीं और मेरा बहुत ध्यान रखा जैसे मेरी माँ रखती थी। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद वो मुझे अपने घर पर ले गई। उनका घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। मैं आज तक इतने बड़े और इतने अच्छे घर में नहीं गई थी। उस आंटी ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मेरे गांव लेकर जाएंगी और मेरे माता पिताजी को ढूंढवाएंगी।
वो मुझे अपने घर पर ले जाकर अपने नौकरों के हाथ मेरे लिए नए कपड़े मंगवाए और मुझे अच्छे से तैयार करा। तैयार वगैरह होने के बाद मैंने उनसे कहा, आंटी, आप मुझे मेरे गांव ले चले। तो उन्होंने कहा, बेटा अब तो रात होने को आई है, हम सुबह आपके गांव चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद उन्होंने मुझे अपना पूरा घर दिखाया और मेरा दिल बहलाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मुझे अपने माता पिताजी की बहुत याद आ रही थी। उन आंटी ने मुझे खामोश करा और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। उनके पति का भी व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। उन दोनों ने मेरा बहुत ध्यान रखा और अपने साथ ही अपने कमरे में मुझे सुलाया। मैं उनके साथ ही सो गई और सुबह उठने के बाद उन्होंने मुझे दोबारा तैयार करा और अपने हाथों से नाश्ता कराया। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आंटी और आंटी के पति हम तीनों मेरे गांव के लिए निकल गए। करीब 20 मिनट में हम सब मेरे गांव पहुंच। मैं जब अपने गांव में गई तो पूरा गांव तहस नहस हुआ हुआ था। मैं जब अपने घर में गई तो मेरा पूरा घर टूट चुका था क्योंकि हमारा घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। मेरे गांव में बस गिने चुने लोग ही उस बाढ़ से बच पाए और उन्हीं में से मैं एक थी। शायद मेरे माँ और पिताजी भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मैं ये सब देखकर बहुत रोने लगी। मैंने रोते रोते अपना बुरा हाल कर लिया था। उन आंटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा, बेटा फिक्र मत करो, मैं उन दोनों का पता निकलवाती हूँ। उन्होंने मेरे माँ और पिताजी का नाम पूछा और किसी को फोन करा। जिसे फोन करा था मुझे उनकी आवाज आ रही थी। वो आंटी से कह रहे थे कि उस बाढ़ में बहुत लोगों की जान गई है, इसीलिए आपका कोई जानने वाला है तो आप लावारिस खाने में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर लावारिस खाने ले गई। वो मुझसे कह रही थी, बेटा आप डरना नहीं, मैं आपके परिवार को पहचानती तो कभी भी आपको अपने साथ लेकर नहीं जाती, ये मेरी मजबूरी है। कुछ देर बाद हम लावारिस खाने में पहुंच गए और एक एक करके सब लाशों को देखने लगे। आंटी ने मुझसे कहा था कि अपने माँ या पिताजी दोनों में से कोई भी इन सब में से हो तो आप मुझे बता देना। उन्होंने मुझे काफी लोगों की लाशें दिखाई, लेकिन उनमें मेरे माँ या पिताजी नहीं थे। मैंने जब आखिरी वाली बेंच के लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मैं ये देखकर उस लाश पर लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी क्योंकि वो मेरी माँ थी। आंटी ने मुझे संभालना और मुझे तसल्ली दी, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके बाद आंटी मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में ले आई क्योंकि उस बाढ़ की वजह से कई सारे लोगों की मौत हुई थी। आंटी मुझे वहां ले जाने के बाद वहां लेटी लाशों को भी दिखाने लगी और पहली लाश का कपड़ा हटाते ही मेरी चीख निकल गई क्योंकि उस पर मेरे पिताजी लेटे थे। मैं पूरी दुनिया में अकेली रह गई। मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं थे और थे भी तो मैं किसी को नहीं जानती थी। मैं उस दिन बहुत रोई। उन आंटी ने मेरे माँ और पिताजी की लाश को अपने साथ ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कराया। जब उन दोनों का अंतिम संस्कार कराया जा रहा था तो मैं उनके पास भागकर जा रही थी और अपने आप को भी संभाल नहीं पा रही थी। उस टाइम मुझे आंटी ने संभालना और अंतिम संस्कार कराने के बाद वो मुझे अपने घर पर ले गई। उस दिन मैं शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंटी ने भी मुझे बहुत शांत कराने की कोशिश की। वो भी मुझे देख देख कर रो रही थी। उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिटाकर सुला दिया और उस दिन के बाद से मैं उनके घर में रहने लगी। उन दोनों ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला और प्यार करा। मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जिस दिन से मैं उन्हें मिली उस दिन से वो मुझे अपनी बेटी समझती थी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। मैं उनके घर पर रहते रहते उनमें घुल मिल गई। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में डलवा दिया। वैसे भी मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन मैं कोई अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाई थी। मैं खूब मन लगाकर पढ़ती और हमेशा फर्स्ट आया करती। उन आंटी का नाम सोनम चौधरी था और अंकल का नाम शुभम चौधरी। अंकल बहुत अच्छे और बड़े बिजनेसमैन थे और वो आदत अखलाक के भी बहुत अच्छे थे। वो मुझे अपनी बेटी की तरह रखते और प्यार करते। उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी, ना इसलिए उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला। दरअसल मेरी आंटी को कुछ परेशानी थी जिससे वो औलाद को जन्म ना दे सकी। वो हमेशा अंकल से कोई बच्चा गोद लेने के लिए कहती,
लेकिन हमेशा अंकल मना कर देते थे। लेकिन मेरे वाले केस को देखकर अंकल ने मुझे अपनी बेटी के रूप में अपना लिया था। मुझे उनके घर पर रहते रहते करीब 10 साल बीत गए और इस बीच में आंटी अंकल को मम्मा और डैडी बोलने लगी थी। उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से परवरिश की। उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी गलत कामों में नहीं जाने दिया। वो मेरी हर ज़रूरतें पूरी करते और मैं भी उनकी कोई बात नहीं टालती थी। मेरे डैडी चाहते थे कि मैं एमएससी मैथमेटिक्स करूं, क्योंकि ये उनका ख्वाब था, पर वो किसी परेशानी की वजह से कर नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने अपना एडमिशन मैट्रिक में करा लिया और पूरे मन से पढ़ाई की। मेरी मैट्रिक की परीक्षा का आज आखिरी दिन था। मैंने पूरी रात परीक्षा की तैयारी की, लेकिन सुबह में मुझे नींद आने लगी, पर मैं सोई नहीं। लेकिन पता नहीं मेरी आंख फिर भी कैसे लग गई। सुबह 6 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मम्मा अंदर आई और मुझसे कहने लगी, बेटा आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आपकी आज आखिरी परीक्षा है। मैं उनकी आवाज़ सुनकर घबरा कर उठी और कहने लगी कि मैं पूरी रात जागी रही ना, इसीलिए आंख लग गई। वो कहने लगी, कोई नहीं बेटा, उठकर और फ्रेश हो जाओ। उनके कहने के बाद मैं फ्रेश हुई और नाश्ते की टेबल पर बैठ गई और थोड़ा सा नाश्ता करा और अफरा तफरी मचा दी, क्योंकि मुझे परीक्षा के लिए देर हो रही थी। मैं उठी और डैंडी के साथ परीक्षा देने चली गई। डैंडी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटा अच्छे से परीक्षा देना। इसके बाद वो मुझे यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए और जाते जाते मुझे कुछ पैसे दे गए, जिससे मैं अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन के मज़े ले सकूं। इसके बाद मैंने अपनी परीक्षा दी। मेरी परीक्षा बहुत अच्छी गई। उस दिन मैं बहुत खुश थी। हमने उस दिन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठकर बहुत मज़े किए। मैंने अपने पास से सबको समोसे और सैंडविच खिलाए और पूरी यूनिवर्सिटी में घूमे और सबके गले मिलकर रोने लगे। उस दिन मैं बहुत उदास थी, क्योंकि हम सब स्कूल से यूनिवर्सिटी तक इकट्ठे पड़े थे और हम सब दोस्तें बिछड़ रही थीं। सबने एक दूसरे को तसल्ली दी और अपने अपने घर पर जाते ही मैं मामा के गले लग गई। मामा पूछने लगी कि आपकी परीक्षा कैसे गई? मैंने जवाब दिया कि बहुत अच्छी गई। इसके बाद मैंने उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन के बारे में बताया, तो मामा ने मुझे तसल्ली दी और कहा, बेटा ऐसी ही होता है। जब हम किसी के साथ इतना टाइम गुजारते हैं तो उनकी कमी महसूस होती है। और अब आप उदास नहीं हो, क्योंकि अब तो आपको अपनी जिंदगी के बहुत मजे लेने हैं। मैंने मम्मा से कहा कि आप डैंडी को कॉल कीजिए, आज हम बाहर डिनर करने चलेंगे। तो मामा ने उसी टाइम मेरे सामने डैंडी को कॉल की और बोल दिया। फिर मामा ने कहा, आप जाकर आराम कर लें, फिर हम डिनर पर चलेंगे। मैंने मामा की बात मानी और अपने कमरे में जाके सो गई। शाम को मामा ने मुझे उठाया और हम तैयार होकर डिनर करने के लिए चले गए। डिनर करने के बाद हम वहीं पार्क में घूमने लगे। मैं बहुत देर से एक औरत को देख रही थी। वो मुझे पेड़ के पीछे से खड़ी भीतर देर से घूर रही थी, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। पर अचानक उसने मुझे इशारा करा। मेरे साथ मेरे मामा डैंडी थे, तो मैं कैसे उससे मिलने जाती। उसी औरत के पास आइसक्रीम का ठेला खड़ा था। मैंने मामा से बहाना बनाया और कहा, मैं अभी आती हूँ। मैं जल्दी से उसके पास गई तो वो कहने लगी, तुम अच्छी हो और शरीफ भी हो, लेकिन तुम्हें वो देखने को मिलेगा जो तुम पसंद नहीं करती। फिर उस वक्त क्या करोगी? कोई अच्छा सा फैसला कर लेना। ये कहकर वो चली गई। मैं उसके पीछे इस बात का मतलब पूछने जा रही थी, लेकिन मामा ने मुझे आवाज़ दे दी कि बेटा आ जाओ, हम घर पर चलते हैं। तो मैं उनके साथ घर पर चली गई। जाने के बाद हमने बहुत सारी बातें की और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन मेरे दिमाग में उस फकीरनी की ही बातें चल रही थीं। मैं उसकी बात का मतलब जानना चाहती थी। मैंने अपना बहुत दिमाग लड़ाया, पर मैं उस फकीरनी की बातों को समझ नहीं पाई। और ऐसी सोचते सोचते मैं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सुबह उठी और फ्रेश होकर नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई तो बाहर से आवाज़ आई, गुरु दक्षिणा दे दो। वो आवाज़ मुझे उस फकीर ने की लगी तो मैं किचन से ताज़ी रोटी लेकर वहां गई। बाहर वो ही पकड़नी थी। जाते ही मैंने उसे रोटी थमा दी तो वो अजीब सी बातें कहने लगी कि संभल जाओ, टाइम बहुत कम है, मैं तुम्हें बताने आई हूं। मैंने बोला कि आप बस, मैं इतना ही बोल पाई। वो लंबे लंबे कदमों से पता नहीं कहाँ पहुंच गई। 1 मिनट में नजरों से उछल हो गई। इसके बाद वो रोज आती और ऐसी पहेलियों में बात करती,
लेकिन मुझे उसकी बात का कुछ भी मतलब समझ नहीं आता। मैं उसे नजरअंदाज करने लगी, पर पता नहीं फिर उसने आना क्यों छोड़ दिया। उस दिन के बाद वो मुझे कहीं नहीं दिखी। मैंने उसे ढूंढने की भी कोशिश करी, पर वो ना मिली। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में उसकी ये पहेलियां भरी बातें घूमे जा रही थीं। मेरा दिल किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। उन दिनों में बहुत परेशान थी। ऐसे दिन गुजरते गए, पर एक दिन मैं सो रही थी तो बाहर से एक आवाज आई, गुरु दक्षिणा मिलेंगे। तो मैं जल्दी से उठी और किचन की तरफ भागी। वहां से रोटी ली और उसके पास जाने लगी, पर मामा ने मुझे रोक लिया और कहने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने उन्हें बताया तो वो कहने लगी कि तुम क्यों जा रही हो? घर में इतनी नौकरानी है, उन्हें दे दो। मैंने मामा को मना करा और मैं बाहर गई, पर वो फिर वहीं पहेलियों में बातें करने लगी। वो कह रही थी कि बस इंतजार खत्म हुआ। उस दिन वो ये कहकर चली गई। हैरत की बात तो ये थी, उसने आज मेरे हाथ से रोटी भी नहीं ली। मैंने उसे आवाज भी दी कि ये रोटी तो लेती जाओ, लेकिन वो चली गई। फिर मैं अंदर आ गई। इसके बाद मैंने नाश्ता भी नहीं किया और सोफे पर बैठ गई और बातें सोचने लगी। इन सब बातों को मैंने अपने मामा डैडी को भी नहीं बताया था, क्योंकि वो ये सब बातें सुनते तो परेशान हो जाते। इसलिए मैंने उनसे इन बातों का जिक्र ही नहीं किया। इन बातों की गुमसुम में मैं सोफे से उठी और अपने कमरे में चली गई, क्योंकि आज मेरा रिजल्ट आने वाला था। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। मैंने अपने कपड़ों पर प्रेस की, क्योंकि मुझे अपने दोस्त के घर अपना रिजल्ट देखने जाना था। मैं तैयार हुई और ड्राइवर के साथ दोनों दोस्त के घर पर पहुंच गई। मैं जब गई तो उसने मेरा रिजल्ट पहले ही देख रखा था। उसने बताया कि मेरे नंबर अच्छे आए हैं, लेकिन मुझे अपनी आंखों से खुद अपना रिजल्ट देखना था। मैंने जब अपना रिजल्ट देखा तो मेरी खुशी की वजह से चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सच में बहुत अच्छे नंबर आए थे। ये खुशी सुनकर मुझे ये बात डैंडी को बताने की बेताबी हो रही थी, क्योंकि मैंने उनका सपना पूरा कर दिखाया। मैं जल्दी से अपने ही ड्राइवर के साथ घर पर लौट गई और जाने के बाद मैंने ये खुशखबरी मामा को बताई। मामा ने मुझे खुशी से गले लगाया। उस दिन डैंडी घर पर ही थे। उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने आपका सपना पूरा किया है, मुझे मेरा अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए डैडी बोले, जी बेटा, हमने आपके लिए पहले ही गिफ्ट तैयार रखा है। उसके बाद उन्होंने जो बोला उससे मैं हैरान रह गई। वो कह रहे थे कि बेटा, आपको आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैंने डैडी से मना भी करा, लेकिन डैडी ने मेरी एक न सुनी और मुझे समझाते हुए बोले कि बेटा, शादी तो करनी ही पड़ती है और वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। मैं डैडी की बात से थोड़ा परेशान हो गई और उन्हें मना न कर सकी, क्योंकि मैं अपने मामा डैडी की सब बातें मानती थी। मैं अपने कमरे में चली गई। जाने के बाद मैंने थोड़ा आराम करा और दोपहर करीब 4 बजे मामा मेरे कमरे में मेरे लिए एक प्यारा सा जोड़ा लेकर आई। उनका कहना था कि मैं उस जोड़े में रिश्ते वाले के सामने आऊं। मामा ने मुझे तैयार होने में मदद करने के लिए एक नौकरानी को भेजा। उसने मेरी काफी मदद की। मुझे तैयार होते होते 2 घंटे मैं तैयार हो चुकी थी। इतने में ही नीचे से मेरे रिश्ते वाले की आवाज आने लगी। आने के कुछ देर बाद मामा मुझे मेरे कमरे में लेने गई और मुझे उन लोगों के बीच में बैठा दिया। सब लोगों ने मुझे देखा और देखते ही रिश्ते के लिए पसंद कर लिया। उन लोगों का कहना था, हम रिश्ता लेकर नहीं आए हैं, बल्कि शादी की तारीख पक्की करने आए हैं। मेरी सास ने मेरे हाथ पर शगुन के तौर पर कुछ पैसे रखे और मुझे अंगूठी पहनाई। उन्हें मैं अपने बेटे के लिए पहले से ही पसंद थी। मेरी ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी, तो उन्होंने उसी दिन मेरी शादी की तारीख भी पक्की कर दी। मेरी शादी अगले 1 महीने में रखी गई। मुझे नहीं पता था ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं तो समझ रही थी कि वो मुझे देखकर ऐसी चली जाएंगी। यही सोचकर मैंने उस टाइम डैडी से कुछ नहीं कहा था। वो बस तारीख पक्की करके चले गए। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते थे और मेरे मंगेतर के पिता मेरे डैडी की कंपनी के बिजनेस पार्टनर थे। उन लोगों के जाने के बाद मैं बहुत उदास और परेशान हो गई, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। मेरी मामा ने मुझे इस तरह परेशान देखकर मुझे समझाने लगी। उनके समझाने के बाद मैंने अपने रिश्ते को कुदरत का फैसला समझकर मंजूर कर लिया। इसके बाद से ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं।
मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी और सब मेरी मर्जी से मुझे सामान दिलवाया और मेरे दहेज में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने भी मेरी शादी की। शॉपिंग अपनी मर्जी के मुताबिक करी। ऐसी ही शादी की तैयारियों में कुछ पता नहीं चला और दिन गुजरते गए। आज मेरी शादी में बस 2 दिन बचे थे तो सुबह में उस फकीने ने दोबारा दस्तक दी और कहा, कुछ गुरु दक्षिणा दे दो। मैं अपनी शादी की तैयारियों में सब कुछ भूल चुकी थी। मेरे दिमाग से उस वकीनी की बातें भी निकल गईं। मैं अपने कमरे से गई और किचन से उसके खाने के लिए खाना लिया और दरवाजा खोलकर उसे दे दिया तो उसने फिर पहेलियों में बातें करनी शुरू कर दी। वो कह रही थी कि उस दरवाजे के पीछे जरूर देखना। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे खूब दुआ दी। मैंने उससे पूछना चाहा, कौन सा दरवाजा, लेकिन वो हर बार की तरह आज भी एकदम चली गई और मैं भी अपने कमरे में चली गई। मैं उनकी बात से परेशान हो गई। मेरे दिमाग में उसकी दरवाजे वाली बात घूम रही थी, लेकिन मैं अंदर गई तो दोबारा शादी की तैयारियों में लग गई। फिर पता ही नहीं चला कि कैसे वो 2 दिन भी गुजर गए। मेरी हल्दी बहुत अच्छे से हुई। मेरी दोस्तों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। मैंने भी अपनी हल्दी में बहुत मजे किए, लेकिन शादी वाले दिन में बहुत उदास थी। मुझे अपने मम्मा डैंडी को छोड़कर नहीं जाना था। ये सब सोच सोचकर मेरी आंखें भर आई थीं तो मेरी मामा ने मुझे गले लगाकर हौसला दिया और फिर मुझे मेरे डैडी पार्लर तैयार होने के लिए छोड़ आए। मैं पार्लर से बहुत अच्छे से तैयार हुई। पार्लर वाली आंटी ने भी मेरी काफ़ी तारीफ की और फिर मैंने डैडी को कॉल करके मुझे लेने के लिए बुलाया। वो कॉल करने के 5 मिनट बाद ही मुझे लेने आ गए और सीधा मुझे शादी हॉल ले गए और मुझे स्टेज पर बिठा दिया। शादी हॉल पूरा सफ़ेद गुलाब फूल से बहुत खूबसूरत सजा था। मेरे डैडी ने हॉल में भी मेरी पसंद की कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने सफ़ेद गुलाब इसीलिए लगवाए थे क्योंकि मुझे सफ़ेद गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। और फिर कुछ देर बाद बारात आ गई। मेरे बारातियों का स्वागत बहुत अच्छे से कराया गया। इसके बाद मेरे फेरों की रस्म शुरू हो रही थी, लेकिन मेरे ससुर ने एकदम रुकवा दी। उनकी इस हरकत से सब दंग थे। मेरे डैडी ने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि अभी हमारे पंडित जी आ रहे हैं। मैंने बोला, पंडित जी हैं तो यही करा देंगे शादी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा, नहीं, हम अपने पंडित जी से ही मंत्र पढ़वाएंगे। फिर मेरे डैडी ने कुछ नहीं किया और उनके पंडित जी के आने का इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटा का इंतजार करने के बाद उनके पंडित जी आए। मैं सच बताऊं तो वो पंडित जी मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पाखंडी है। खैर, उन्होंने ही मेरी शादी की सारी रस्में पूरी कराई और मेरी शादी हो गई। कुछ ही देर बाद मेरी विदाई का टाइम आ गया और मैं अपने मामा डैडी के गले लगकर बहुत रोई। मुझे उनसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे जानो तो था ही। मेरे मामा ने मुझे समझाया और बहुत अच्छे से विदा कर दिया। मेरी ससुराल रामनगरम की थी। मैं अपने मामा डैडी को छोड़कर अपनी ससुराल चली गई। मेरे ससुरालियों ने भी मेरा बहुत अच्छे से स्वागत करा। वो सब बहुत अच्छे थे। मेरे पति भी देखने में बहुत खूबसूरत और नौजवान थे। उनका नाम आदित्य था। वह अपना फैमिली बिजनेस ही चलाया करते थे और उनका मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते और मेरी हर जरूरत को पूरा करते थे। मेरे ससुराल में मेरी एक नन, एक देवर, 2 बड़े जेठ, मेरे सास ससुर थे। वो सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही थी। मेरे ससुराल में सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहां मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। वहां बाहर के दरवाजे के पीछे एक बैठक बनी हुई थी। दिन का सूरज ढलते ही मेरे पति को छोड़कर मेरे ससुराल का हर एक मेंबर उस बैठक में चला जाता और कई कई घंटों में वहां से लौट कर आते। मैंने इस बात के बारे में अपने पति से पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया और सख्ती से उस बैठक में जाने से मना कर दिया। मैंने किसी और से पूछने भी गवारा नहीं समझा, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। ऐसे किसी से पूछना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पति के मना करने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा और खामोश रहने लगी। मेरी शादी को 1 महीना गुजर, मुझे मामा डैडी की याद आ रही थी तो मैंने अपने पति से कहा तो वो मुझे खुशी खुशी मेरे घर पर छोड़कर आ गए। मैंने पूरा दिन अपने मामा डैडी के साथ गुजारा। मेरे पति मुझे शाम में लेने आने वाले थे।
हम सब अपने गार्डन में बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे तो अचानक बाहर से उसी फकीने की आवाज आई, कोई भगवान के नाम पर दे दो। तो मैं जल्दी से उठी और अपने पर से कुछ पैसे निकाले और उसे देने चली गई। तो उसने फिर वही बात कही कि तुम उस दरवाजे के पीछे जरूर देखना, और ये कहकर वो चली गई। मैंने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे पति के आने का टाइम हो रहा था, तो जल्दी से मामा डैंडी के पास आकर बैठ गई। आने के बाद ही मेरे पति भी मुझे लेने आ गए। मेरी मामा ने उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की और फिर हम अपने घर के लिए निकल गए। जब हम घर पहुंचे तो दिन का सूरज ढल चुका था और सब घर वाले उसी बैठक में जा रहे थे, तो मुझे उस फकीर ने की बात याद आ गई। मैं जल्दी से अपनी सास से मिलकर उस बैठक की तरफ जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे हमारे कमरे में ले गए। इस बात से मैं थोड़ी हैरान रह गई। मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था कि उस बैठक में ऐसा क्या है जो मुझे वहां जाने के लिए मना करा जाता है। मुझे लगा कि शायद वो फकीर ने मुझे इस बैठक में जाने के लिए ही बोलती है। मेरे पति ने मुझे अपनी बातों में उलझाकर उस बात को भुला दिया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उस बैठक में जाकर उसका राज जरूर जानूंगी। उसके बाद कुछ दिन तक मैंने अपने पति या किसी से कुछ नहीं कहा। करीब 2 घंटे बाद मैंने सोचा कि रात के अंधेरे में चुपके से जाकर मैं उस बैठक का राज जानूंगी। मैंने ऐसा ही करा। जब सब सो गए तो मैं चुपके से उठकर उस बैठक के पास पहुंच गई, लेकिन उसमें तो ताला लगा था। मैंने उसकी चाबी ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे उसकी चाबी नहीं मिली। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं उस ताले को तोड़ दूं। मैं जैसे ही बैठक के पास पहुंची तो एकदम मुझे किसी की आहट महसूस हुई, तो मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि शायद मेरे ससुराल में से कोई उठ गया, इसलिए ही मैं भागकर अपने कमरे में चली गई थी। फिर मैं डर की वजह से दोबारा नहीं गई और सो गई। सुबह मैंने सोचा कि मैं उस ताले की चाबी ढूंढकर उस कमरे में चली जाऊं, पर मेरे ढूंढने के बाद भी मुझे चाबी कहीं से कहीं तक नहीं मिली। उस बैठक में जाने का बस एक ही उपाय था। जब मेरे सब ससुराली उस कमरे में जाते थे तो उसका दरवाजा खुला रहता था, लेकिन मेरे पति वहीं पड़े सोफे पर बैठकर उसकी निगरानी करते थे। जब सारी कोशिशों करने के बाद कुछ उपाय न निकला तो मैंने अपने पति को वहां से हटाने के लिए उनकी चाय में नींद की गोली मिलाकर दे दी। ये सही तो नहीं था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। चाय पीने के कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गए, तो मैं जल्दी से उस बैठक में दाखिल हो गई। जब मैं अंदर गई तो चारों ओर से लाल रोशनी आ रही थी और मेरे सब ससुराली सामने की ओर एक गोल घेरा बना हुआ था, उसमें बैठे थे। उनके बीच में आग जल रही थी और एक पंडित बैठे उसमें कुछ डाल रहे थे, और वो पंडित वही थे जिन्होंने मेरी शादी कराई थी। वहां सब जगह धुआं धुआं हो रहा था। उस धुएं से मुझे फंदा लगा तो मैंने एकदम अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि थोड़ी सी भी मेरी आवाज आती तो मेरे ससुराल वालों को पता चल जाता। उन लोगों के इर्द गिर्द पानी की भरी हुई बोतलें और कुछ गुड़ियां, नींबू और ढेर सारी राख पड़ी थी। इन सब को देखकर मुझे अजीब लग रहा था और धुएं की वजह से मेरा सांस घुट रहा था, इसलिए मैं बैठक से बाहर निकलकर आ गई। मैं उनकी इन सब हरकतों से बहुत हैरान थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे ससुराल वाले जादू तोड़ना करते हैं। इसी वजह से वो मुझे उस बैठक में जाने से मना करते थे, ताकि मैं उनकी सच्चाई ना जान जाऊं। मैंने आने के बाद पानी पिया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। उस टाइम मुझे सब वही दिखाई दे रहा था जो सब मैं बैठक में देखकर आई थी। मैं सारी रात परेशान रही और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मेरे ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने सारी रात जागकर ये फैसला किया कि मैं अपने ससुराल वालों को इस गलत काम करने से मना करूंगी और उन्हें समझाऊंगी। सुबह होने के बाद जब मैं बाहर गई तो सब अपने अपने कामों पर चले गए और मैं उनसे कुछ न कह सकी। मेरी ससुराल वालों से मेरा दिल अजीब हो रहा था। मुझे उन लोगों को देखकर वही मंजर याद आ रहा था, तो मैंने शॉपिंग पर जाने का सोचा। मैंने अपने पति को कॉल करके बाजार जाने की इजाजत ली। इसके बाद मैं अकेले ही शॉपिंग करने मॉल में चली गई। मैंने वहां से कुछ खरीदारी की और मॉल से बाहर आ गई। जब मैं बाहर आ रही थी तो मुझे वही फकीरनी नजर आई, तो मैं उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगी। उसने मुझे देखते ही अपने कदम बढ़ा लिए और चलती गई। मैंने उसे आवाज भी दी,
लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी तो मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। मुझे लगता था कि वो मेरी ससुराल की बैठक के बारे में कुछ जानती है, इसीलिए मैंने उसका पीछा करा। वो वहां एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गई तो मैं भी वहीं रुक गई। उसने मुझे घूरती निगाहों से देखा और कहने लगी, आ गई तू। जब मैं कहती थी तो तू मेरी बात नजरअंदाज कर देती, तो अब क्यों तू मेरे पास आई है? मैंने उससे कहा, आप जब जब कहती हैं कि दरवाजे के पीछे जरूर देखना, तो मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब सब कुछ समझ गई। आप मुझे ये बताइए कि आपने ये सब मुझे क्यों बताया? मुझे लगता है कि आप इस बारे में सब कुछ जानती हैं। मुझे बता दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं कि मेरे ससुराल वाले ऐसा नीच काम करते हैं। तो उस फकीनी ने अचानक बोला, मैं तुझे जरूर बताऊंगा। तू किसी की जान बचा सकती है, और इसकी बात मुझे बताना शुरू करा। वो जैसे जैसे मुझे बता रही थी, मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी बातों से मेरी हैरानियत बढ़ती जा रही थी। उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके परिवार में बस वो दोनों पति पत्नी थे। उन दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी और वो फकीरी मां बनने वाली थी। वो अपने घर गृहस्थी में बहुत खुश रह रही थी। सब कुछ अच्छा गुजर रहा था। तो अचानक खाली रात उसके घर पर आई। उसने बताया, आंधी रात को अचानक उसके घर की घंटी बजी। वो देखने गई तो कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े मदद मांग रहे थे। वो राहगीर थे और रामनगरम में घूमने आए, लेकिन उन लोगों को गुंडों ने घेर कर उनसे सब पैसे छीन लिए। इसलिए वो रात गुजारने के लिए छत मांग रहे थे। मैंने उन पर तरस खाकर रात गुजारने के लिए अपनी छत दे दी। मैंने उन्हें नाश्ता पानी कराया और गेस्ट रूम में सोने के लिए भेज दिया, और फिर मैं भी जाके सो गई। मैं जब सुबह उठी तो वो लोग कमरे में नहीं थे, और कमरे में बहुत अजीब चीजें फैली हुई थीं। वो चीजें मेरी समझ से बाहर थीं। मैंने आस पड़ोस वालों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सब जादू टोने की चीजें हैं, जिसे सिपली कहते हैं। ये एक ऐसा जादू होता है जो इंसान की हंसती भली जिंदगी को उजाड़ देता है। वो लोग हमारे घर और हमारे ऊपर करके चले गए। मैंने ऊपर वाले पर यकीन रखा और अपनी जिंदगी गुजरने लगी। उनके जाने के कुछ दिन बाद मैं गिर गई, जिससे मेरा बच्चा खत्म हो गया और मेरे पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरा हंसता भला घर उजड़ गया। मेरे हालात को देखकर मेरे रिश्तेदारों ने भी अपना रंग बदल लिया। उसने मुझे रोते हुए बताया, जिसकी वजह से मुझे मानना पड़ा, और मुझ जैसे कमजोर इंसान को उन्हीं लोगों ने मुझे मेरे घर से ही निकाल खड़ा कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद न की। मैं घर से बेघर हो गई और रोड पर आ गई। उसने मुझे बताया कि मेरा वही घर है जो मेरे ससुराल का घर है, और वो लोग भी वही हैं जिन्होंने उसे निकालकर बाहर खड़ा किया था। ऐसे टाइम गुजर ना गया और मेरे ससुराल वालों ने बहुत से लोगों की जिंदगी खत्म कर दी, पर वो कुछ ना कर सकी। मुझे पता चला कि वो तुम्हारे घर अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हारे घर पर मांगना शुरू कर दिया और तुम्हें उस बात के बारे में आगाह करती गई, लेकिन तुमने मेरी बात को हमेशा नजरअंदाज किया। मैं तुम्हें ये सब पहले बता देती तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करती। इसके बाद उसने मुझे बताया, वो मेरी ससुराल में रहती है, लेकिन इस बात के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी ससुराल में एक पीछे की तरफ रास्ता है जिसे मेरे ससुराल वाले नहीं जानते, और वो उसी रास्ते से आकर चुपके से बैठक में होने वाले सब काम देखा करती थी। उसकी जिंदगी खराब हो गई और वो कुछ नहीं कर पाई। उसे बस मेरा ही इंतजार था कि कब मैं उस बैठक का राज जानूं और उसके पास जाकर सारी सच्चाई जानूं। 22 मिनट 58 सेकंड। इसीलिए उसने बताया कि उसने सुना है कि वो किसी लड़की की जिंदगी तबाह करने वाले हैं, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, जिसके जादू से उसकी दौलत हड़पना चाहते हैं। इसे बताने के बाद उसने उस लड़की को बचाने का काम मुझे सौंपा, और उसने बताया, जब तुम उस दरवाजे के अंदर आई तो मैंने तुम्हें देख लिया था, और जब तुम अगले दिन बाहर गई तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आ गई। सब बातें बताने के बाद फकीनी ने मुझसे पूछा कि तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि मैं हर हाल में उस लड़की को बचाना चाहती हूँ। तो मैंने मदद करने के लिए फौरन हाँ कर दी। उसका कहना था कि मुझे अपने ससुराल वालों के ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि वो लोग एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, और चांदकी को वो उस लड़की के ऊपर ऐसा जादू करेंगे जिससे वो मर जाएगी और वो उसकी दौलत हड़प कर और ताकतवर हो जाएंगे,
और पता नहीं कितने और लोगों की जिंदगी मेरी तरह उजाड़ देंगे। और उसने कहा, इस तबाही को बस तुम ही रोक सकती हो। मैंने कहा, आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। उसने मुझे सारा प्लान बताया और मैं अपनी ससुराल की तरफ निकल गई। मुझे अपने ससुराल वालों की हकीकत जानकर उनसे नफरत होने लगी। मुझे अपने ससुराल से चिढ़ होने लगी, लेकिन मुझे अपने गुस्से वाले जज्बातों को दबाकर हिम्मत से काम लेना था। घर जाने के बाद मैंने किसी को ऐसा महसूस नहीं कराया जैसे मैं उनकी सारी हकीकत जानती हूं। अगर उन लोगों को जरा सी भी भनक लग जाती कि मैं सब जानती हूं, तो वो मुझे अपने जादू से नुकसान पहुंचा सकते थे। मैंने सबके साथ बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार करा। अगले दिन चांद की 13 तारीख थी। सुबह से ही सब लोग कुछ ना कुछ कामों में लगे थे। मैंने सबके ऊपर चुपके से नजर रखी थी। उन लोगों ने आज सूरज ढलने से पहले ही आज उस बैठक का दरवाजा खोल दिया था और उनमें बार बार आ जा रहे थे। पर अचानक दरवाजे की कुंडी बची तो मैं कुंडी खोलने जा रही थी, लेकिन मेरे ससुर ने रोक दिया और खुद दरवाजा खोलने चले गए। जो इंसान हमारे घर में आया वो कोई और नहीं, वही पाखंडी पंडित थे जिन्होंने मेरी शादी कराई थी। मेरे ससुर जल्दी से उन्हें दरवाजे के पास वाली बैठक में लेकर चले गए। उसके बाद सूरज बिल्कुल छुप चुका था और चांद निकलने का टाइम आ गया। मेरे पति ने मुझे मेरे कमरे में बैठा दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो कहकर गए थे कि तुम कमरे से बाहर नहीं निकलना और तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सब कहकर वो चले गए थे। उस दिन उस वकीनी को मैंने एक छोटा सा फोन लेकर दे दिया जिससे मैं उसे राब्ता कर सकूं। मैंने उसे उसी फोन पर कॉल करके घर में होने वाली सब बातों के बारे में बता दिया। उसने मुझे सब्र करने का कहा और कमरे से बाहर जाने के लिए मना कर दिया, और वो कहकर उसने कॉल काट दी। मैं समझी शायद वो आएगी, लेकिन सारी रात इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आई। मैंने रात में दरवाजे से कान लगाकर सारी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं। जैसे ही सुबह को मेरे पति ने मुझे बाहर आने की इजाजत दे दी, मैंने सब अपने प्लान के मुताबिक किया। किसी से भी रात के बारे में कुछ नहीं पूछा कि पूरी रात मुझे क्यों कमरे में बंद रखा। मेरे बाहर जाने के कुछ देर बाद बाहर से फकीर ने की आवाज आई कि भगवान के नाम पर दे दो। तो मुझे उसके होने का पता चल गया, तो मैं जल्दी से किचन में गई और ताजी रोटी ली और फकीनी के पास चली गई। मुझे उससे पूछना था कि वो रात को क्यों नहीं आई, और वो शायद अब मुझे कुछ बताने आई थी। मैंने उससे ज्यादा ही धीमी आवाज से पूछा कि तुम रात क्यों नहीं आई, तो उसने मुझे बताया कि मैं रात को पुलिस के पास गई थी। उन्हें तुम्हारे ससुरालियों की सब कारनामा बताया और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। आज चांद की 14 तारीख है और वो आज ही उस लड़की को मारने के प्लान को अंजाम देंगे। वो मेरे ससुराल वालों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी। मैंने फकीरी से कहा कि जब तुम पुलिस को लेकर आओगी तो वो दरवाजा ना बंद कर ले। उसने मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उनके उस काम को अंजाम देने से पहले उन्हें रंगे हाथ पकड़वा दूंगी। और वो सब कहकर वो चली गई। उसने मुझे मेरी ससुराल वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखने का कहा और मैंने भी उसके कहने के मुताबिक सबके ऊपर नजर रखी। वो जो जो काम कर रहे थे, मैं सब चीजों की जानकारी फकीनी को देती गई और ऐसे टाइम गुजरता गया और दिन का सूरज ढल गया। सूरज ढलते ही कल की तरह आज भी वो पंडित मेरे ससुराल में आ गए और आते ही मेरे ससुर उन्हें अंदर बैठक में ले गए। कुछ ही देर बाद वो सब लोग भी उस बैठक में चले गए और मेरे पति ने मुझे कमरे में जाने के लिए बोल दिया, तो मैं खामोशी से कमरे में चली गई। लेकिन उन्होंने आज बाहर से कुंडी नहीं लगाई। मैंने कमरे में जाते ही फकीनी को कॉल करके बता दिया कि वो लोग बैठक में चले गए। तो उन्होंने कहा, फिक्र मत करो, मैं दूसरे दरवाजे से बैठक में ही जा रही हूँ और सब देख रही हूँ और एक वीडियो बना रही हूँ। तुम तैयार रहो, बस पुलिस आती होगी, मैंने कॉल कर दी है। ये कहकर उन्होंने कॉल काट दी और कॉल कटने के बाद ही एकदम पुलिस ने दबिश मार दी और मैं उन्हें बैठक के अंदर ले गई। पुलिस को देखकर पंडित और सब लोग खड़े हो गए और पुलिस ने सब अपनी आंखों से देख लिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं था और सब्ज का लाल रंग के कपड़े पड़े और अंडों के छिलके, और दूसरी तरफ छोटे बड़े ताले पड़े थे और दूसरी तरफ काले रंग के कपड़ों पर तालों की चाबी पड़ी थी। पुलिस सबके गिरेबान पकड़ के और लेडीज पुलिस ने औरतों को हथकड़ियां लगा दी।
उन सब में मेरे पति भी शामिल थे। उन्हें भी हथकड़ियां लगाई। पुलिस सबको एक साथ लोन में ले आई। उन्होंने बताया कि ये जाली और पाखंडी पंडित हैं। इनका काम लोगों को जादू करके उनकी जिंदगी बर्बाद करना है। हमें इस पंडित की बहुत दिनों से तलाश थी। इतने में फकीरी भी उसी बैठक से निकलकर आ गई और मेरी ससुराल वाले उसे खजाने वाली निगाहों से देख रहे थे। उसने कहा, तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये काम किसने करा। ये सब मैंने ही करा। मैं बहुत दिनों से तुम लोगों के ऊपर निगाह रखी हुई थी और तुम्हारी बहू के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। मेरा नाम सुनते ही मेरे ससुराल वाले घूर घूर के देखने लगे, तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने ही इस फकीनी की मदद की, क्योंकि गलत काम करने वालों को अंजाम बहुत बुरा होता है। जैसे तुम लोगों का हुआ। मेरी बात सुनते ही मेरे ससुर बोले कि तुम्हारा तो काम पहले ही तमाम कर देना चाहिए था। हमसे गलती हो गई कि हमने आज के दिन का इंतजार किया। ये बात सुनते ही मैं हैरान हो गई और फकीरनी कहने लगी कि वो लड़की तुम ही हो। मैं तुम्हें पहले ही बता देती तो तुम परेशान हो जाती, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मेरे ससुर मुझे धमकी देने लगे कि हम तुम्हें देख लेंगे। मैंने तुम्हारे डैडी से दोस्ती और पार्टनरशिप दौलत के लिए ही करी थी। इतना कहते ही पुलिस मेरे ससुराल वालों को पुलिस स्टेशन ले गई। वो लोग मेरी दौलत पर इसीलिए पीछे पड़े थे क्योंकि मम्मा डैडी ने सारी दौलत और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, क्योंकि उनकी कोई सगी औलाद नहीं थी। इसीलिए ही मेरे ससुर मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे। फकीरनी को अपना घर मिल गया और वो रहने लगी और मैं अपने मामा डैडी के घर चली गई और उन्हें सब बताया, तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी कि उन्होंने मेरी ऐसी जगह शादी कर दी जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे मामा ने मुझे हौसला दिया और डैडी ने मुझे अपने बिजनेस में लगा लिया। मैंने उनका बिजनेस पूरी जिम्मेदारी से संभालना और उन दोनों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगी। मेरे मामा डैडी ने मेरी दूसरी शादी के लिए बहुत कहा, लेकिन मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया, तो उन्होंने भी मुझसे जबरदस्ती नहीं की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।